मेरे शानदार रहे 25 साल प्रोफेशनली। मेरे सीनियर्स थे, वो बोलते थे कि एकेडमिक्स अपनी जगह है, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखोगे तो कुछ किस फिलॉसफी के साथ एक कस्टमर को ट्रीट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं? बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन। इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको अगर बेस्ट डिजाइन निकालना है ना जी, तो ये तो माइंडसेट चाहिए ही चाहिए आपको। ऑल यंग पीपल आर टेक सेवी, और अच्छी बात है ऑटोमेशन इंडस्ट्री भी टेक सेवी है, यूजर फ्रेंडली है, मोबाइल ऐप बहुत कन्वीनियंट है। तो ऑटोमेशन हमें हेल्प करता है उस स्पेस के अंदर आसानी से इवॉल्व होने के लिए, उसका मैक्सिमाइज यूज करने के लिए। लाइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस? लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने कॉलेज टाइम में हमेशा हर आर्किटेक्ट ने स्टडीज की है, नेचुरल लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई डू एग्री, बट आज की डेट में आर्टिफिशियल लाइटिंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स। मैं विशाल कुकड़िया आप सबका स्वागत करता हूं डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स के एक नए एपिसोड के अंदर। डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सिर्फ मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की बात नहीं करते, यहां पर हम बात करते कुछ ऐसे विजनरी लोगों की जो इंडियन सोसाइटी को अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पर हम हमारे स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जा रहे हैं, जहां पर हमारे कुछ ऐसे गिने चुने लोग जो पूरी इंडिया को एक नया रूप दे रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक हमारे खास गेस्ट जिनके साथ हम बात करने जा रहे हैं, जो पिछले 25 सालों से अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से हमारी सोसाइटी को डिलीवर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शीतल कुमार अग्रवाल जी की, जो फाउंडर और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शीतल कुमार एसोसिएट के। इन्होंने काफी सारे हाई एंड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं और मल्टीपल सेक्टर्स में ये काम करते हैं। सिर्फ रेसिडेंशियल सेक्टर्स की बात नहीं है, ये रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, हर सेक्टर के अंदर अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से हमारी सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। ये इनके जो 25 सालों के एक्सपीरियंस है, उनसे उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि क्लाइंट की नीड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ वो अपने तक लिमिटेड नहीं रखते हुए हमारी जो पूरे नए उभरते सितारे हैं उनके तक भी ये पहुंचाना चाहते हैं। इनके लिए वो काफी सारे गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काफी सारे डिजाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने गेस्ट लेक्चर्स और उनके पास टॉक्स और आर्किटेक्चर इवेंट्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये पास्ट में ट्रिपल आईडी जयपुर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा शीतल कुमार अग्रवाल जी का। वेलकम टू आवर शो थैंक यू डिजाइन बियॉन्ड वॉल्स। थैंक यू। शीतल कुमार जी, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएंगे? कहां से आपने ये अपना आर्किटेक्चरिंग जर्नी स्टार्ट किया था और कैसे आपके ये 25 सालों का एक्सपीरियंस इवॉल्व हुआ? मेरे शानदार रहे 25 साल प्रोफेशनली। जहाँ तक शुरुआत की बात है, मैंने MNIT जयपुर से BA कंप्लीट किया है, एंड मेरे प्रोफेशन में सेकंड ईयर से मैंने एक जयपुर के काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट होते थे, श्याम डी माथुर साहब, उनके ऑफिस में मैंने एज ए इंटर्न इवनिंग में जाना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि मेरे सीनियर्स थे, वो बोलते थे कि एकेडमिक्स अपनी जगह है, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखोगे तो कुछ कुछ थोड़ी देर आप जाना शुरू करो। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द राइट पर्सन, एंड समहाउ मुझे आई केम टू नो अबाउट श्याम माथुर साहब, और वो मेरे लिए लाइफ का सबसे अच्छा पॉइंट रहा। काफ़ी मेंटोर जो उन्होंने मुझे किया, नर्चर किया। एंड उसी दौरान एक काम और हुआ, इन माई थर्ड ईयर ऑफ एकेडमिक्स, जब मैं थर्ड ईयर MNIT आर्किटेक्चर में था, मैंने हमारा फर्स्ट पेरेंटल हाउस भी बनाया। यस, विद द हेल्प ऑफ माथुर साहब। लेकिन उस जर्नी में जो मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और थर्ड मेरे रहा उसी एकेडमिक्स में, मैंने फाइनल ईयर में बिफोर थीसिस हम लोगों का एक इंटर्नशिप होता है 4.5 महीने का, विच आई डिड इन अहमदाबाद विद फेमस इंडस्ट्रियल डिजाइनर आर्किटेक्ट नीलेंदु भाई शाह। तो वो मेरे ये जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहे, तो इससे जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो डे 1 से ही मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, एंड सब तरह के काम किए हमने। शुरुआत में
हाउसेस बनाए, धीरे धीरे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट बनाए, बिल्डर प्रोजेक्ट बनाए, रो हाउसिंग बनाए, हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, स्कूल, इन एवरी एस्पेक्ट सब तरीके के काम किए हैं। तो ये बहुत अच्छा समय निकल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आपने बताया कि आपने अपने एकेडमिक के टाइम पे ही, एजुकेशन के टाइम पे ही एक पार्ट टाइम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। नॉट प्रैक्टिस, मैंने एक मेरे बॉस मेंटोर होते थे श्याम माथुर साहब, उनके यहाँ इवनिंग में 2 आवर्स 3 आवर्स जाना शुरू किया था। ओके, सो उस टाइम से जब आप बाहर निकले, आपकी इंटर्नशिप खत्म हुई, तो फिर क्या कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो रहा था और क्या आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं चलो अब मैं रेडी हूं अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए? नहीं, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस था। जैसे ही पास आउट हुए, धीरे 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 माथुर साहब के फुल टाइम जाना शुरू किया मैंने सर के, और साथ साथ खुद के काम होता ही है। अपने जयपुर से बिलोंग करते हैं, किसी को कुछ करना था, किसी को फर्स्ट फ्लोर बनाना था, तो ऐसे दिस इज हाउ वी स्टार्टेड अवर करियर। अंडरस्टूड। और एक जयपुर के आर्किटेक्ट हैं, उनके साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप में ऑफिस भी सेटअप किया, और फिर सब तरह के काम किए। इनिशियली हमने काफी बिल्डर प्रोजेक्ट किए ओके, एज ए कंसल्टेंट ओनली। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक MNIT मेरे सीनियर होते थे, उनका ऑलरेडी ऑफिस का सेटअप था। मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, फ्री था, तो उनके ऑफिस काफी चला जाता था। तो एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, जो टर्न की एग्जीक्यूशन, जो हमने विद मटेरियल किया था। तो उस प्रोजेक्ट में हमने लॉस खाया था। मेरे प्रोजेक्ट मतलब करियर के शुरुआत में जो प्रोजेक्ट किया उसमें लॉस खाया। तो वो दिन है, आज का दिन है, मैंने दोबारा कोई टर्न की नहीं किया, और मेरे उस फ्रेंड ने कभी कोई कंसल्टेंसी का काम नहीं किया। तो उन्होंने वो उस लॉस को कवर करने में लग गया, और मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैंने कहा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी एंड आई एम प्योर कंसल्टेंट। ओके, सो आपकी कभी भी कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है, तो आप किस तरीके से, किस फिलॉसफी के साथ एक कस्टमर को ट्रीट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए जो क्लाइंट आ रहा है ना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हो, वॉट एवर साइज ऑफ द प्लॉट, वॉट एवर रेस्टोरेंट, मे बी ऑफिस, कोई छोटा काम भी हो, तो मेरा ऐसा मानना है वो बहुत एक्सपेक्टेशन और होप के साथ आए ना। बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सपेक्टेशन। तो मैं जब वो चीज डिजाइन करता हूं, तो मेरे सामने जब उसका ड्राइंग होता है, तो मेरे लिए वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं होता। आई फील कि ये एज इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस बेडरूम, आई एम गोइंग टू यूज दिस वॉशरूम, ये WC मुझे यूज करनी है, Lovely. ये शॉवर मुझे यूज करना है। तो दिस इज हाउ आई ऑल्सो टेल माई टीम, यार तुम खुद इसमें यहाँ एंटर कर रहे हो, यहाँ पे दिक्कत आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर आप खुद कनेक्ट करते हो तो वो चीज अपने आप ठीक हो जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रोजेक्ट में काफी डेप्थ तक काम किया जा सकता है। लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनिशियल लेआउट बनाते हो, यस क्लाइंट इंटरवीन करता है, उसकी अपनी चेंजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हेल्दी डिस्कशन करके, और कोई डोर की प्लेसमेंट है, विंडो की प्लेसमेंट है, नेचुरल लाइट कहाँ से, एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई आपका कोई पर्टिकुलर एरिया से कोई रूम है, मान लो उस रूम की हाइट कितनी है, वहां पे सीलिंग हाइट क्या आ रही है, और नेचुरल लाइट क्या साइज की किस डायरेक्शन से आ रही है। तो इस सब से जो वहाँ एक्सपीरियंस क्रिएट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू नीड टू गो इन क्लाइंट शू कि क्या होने वाला है, कैसे यूज करना है, तो वो चीज अपने आप में ठीक हो जाती है। जब आप हर क्लाइंट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम पे अपने आप को महसूस करते हो कि अगर मैं ये घर में रह रहा होता, उसके तो बिना कनेक्ट नहीं होगा विशाल। आपको अगर बेस्ट डिजाइन निकालना है ना, जी, तो ये तो माइंडसेट चाहिए ही चाहिए आपको। आप ये सोचें कि ये केवल एक प्रोजेक्ट है, मेरे को ड्राइंग बना के देनी है, उससे काम नहीं होगा। काम परफेक्शन जब आएगा, जब आप उसको देखोगे कि इसको बेस्ट देना है। आज मैं कभी क्लाइंट को कोई ऑप्शन की बात ही नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज टेल देम, बॉस दिस इज बेस्ट। आप ऑप्शन क्यों ले रहे हो, दिस इज बेस्ट। एंड हो सकता है देखिए क्या होता है, क्लाइंट को काफी बार अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता नहीं होता है। जब आप फर्स्ट ड्राइंग बनाते हो ना, तो इट हैपन सो मेनी टाइम्स, फिर उसको लगता है मैंने रिक्वायरमेंट गलत फ्रेम कर ली। वहां तक ठीक है, आपको क्लाइंट को मैच्योर भी करना है। क्लाइंट ब्रीफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी सुन के, अच्छा आप बात ये, वी आर वेरी ब्लेस्ड, वी आर एज ए प्रोफेशनल,
आवर प्रोफेशन इज ओनली द प्रोफेशन जिसमें हम क्लाइंट का पैसा अपने हिसाब से खर्च वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता तो है। एक बहुत बड़ा रिस्क भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो आपको तो मानना पड़ेगा ना कि आप इस एरिया को यूज करने वाले हो, तो आपको बेस्ट देना है। तो माई डिजाइन फिलोसफी इसी में रहती है कि उसको बेस्ट दो। चलिए, वेरी गुड। तो आपने पिछले 25 सालों में इतने सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट की जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा हो, मैं आज भी आपको यस मुझे रिमाइंड करा रहा हो कि नहीं यार ये तो मतलब था एकदम हटके वाला? नहीं, मैं बताता हूँ, जब कॉलेज से पास आउट हुए थे, प्रोजेक्ट सब तरह के थे, डेफिनेटली छोटे स्केल के प्रोजेक्ट थे। तो उन्हीं दिनों मैंने एक डेफिनेटली रिलेटिव के प्रोजेक्ट्स इनिशियली होते हैं, तो एक हमारे क्लाइंट के लिए, रिलेटिव के लिए कुछ एक रिनोवेशन के प्रोजेक्ट को एक डिज़ाइन किया। तो होता क्या है ना, जैसे किसी को कुछ अपना रिनोवेशन का प्रोजेक्ट कराना होता है, अपने 4 फ्रेंड्स से उन्होंने वो डिस्कशन किया। अच्छा। तो बोले यार ये किसने बनाया? बोले यार अभी अभी पास आउट हुए हैं, शीतल जी हमारे रिलेटिव हैं। बोले यार अपन अपना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उनसे बनाएंगे। तो मैंने 2002 या 3 में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का सेंट्रल स्पाइन में द्वारिका, वो बिल्डिंग मैंने डिज़ाइन किया। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, और वो इतना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। उसमें 4 फ्लोर नीचे कमर्शियल थे और 4 फ्लोर ऊपर रेजिडेंशियल थे, और बड़े इकोनॉमिकल टिकट साइज में वो फ्लैट्स बेचने थे उनको। तो हम ऑनेस्टली कॉस्ट भी नहीं बढ़ा सकते थे। बिल्कुल। तो मैंने सर्विस फ्लोर, जो एक पूरे फ्लोर की कॉस्ट उसमें ऐड करने की बजाय, मैंने सर्विस कॉरिडोर उस बिल्डिंग में प्लान किए और सारी सर्विसेज अलोंग द कॉरिडोर उसमें प्लान की। आज भी वो बिल्डिंग फंक्शनल है और सेंट्रल स्पाइन की वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग है। एंड सेकेंडली मैं बताऊं, मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर का एक 25,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरी विला बनाया मैंने। अब सबसे चैलेंजिंग उसमें यही था कि सारी रिक्वायरमेंट भी मुझे फ्रेम करनी थी, सारा मटेरियल भी सोर्स करना था, कोऑर्डिनेट भी करना था। डिजाइन तो मेरा फोर्टे है ही। तो मैंने वो प्रोजेक्ट 2 साल के पीरियड में सिविल इंटीरियर, जिसमें 90% हमने मैक्सिमम चीजें साइट पे ही करी। 90 to 100 लेबर की टीम वहां मॉर्निंग 2 शिफ्ट में काम कर रही थी। हमने 2 साल में उसको कंप्लीट किया। ये दोनों प्रोजेक्ट मुझे आई स्टिल रिमेम्बर। मानना पड़ेगा शीतल जी, आपकी दोनों ही चैलेंजेस में सबसे पहले तो आपके करियर के 3रे साल पे आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, मतलब सामने वाले ने भी जो आपके ऊपर भरोसा किया, वो आपने उसको डिलीवर करके दिखाया। और आज 23 साल के बाद भी वो बिल्डिंग एक उस एरिया के अंदर मायने रखती है, वैसी पोजीशन पे है, वैसी फंक्शनलिटी पे है। और दूसरे केस में जब 25,000 स्क्वायर फीट का कोई प्रॉपर्टी आपको डिजाइन करना हो, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन टू हैंडओवर, और वो 2 साल में करना, तब कई बार तो 10,000 स्क्वायर फीट में 5-5 साल निकल जाते हैं। कल ही मैं इनसे मिला था जो एस्ट्रोलॉजर थे, तो किसी से उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। बोला मैं तो नींव के मुहूर्त पे गया था, बाकी सारा काम शीतल जी ने किया, और मेरा घर जब तैयार हुआ तभी गया था। क्या सब कुछ इन्होंने क्या संभाला। बात है, क्या बात है। रियली इट वाज ग्रेट वर्क फॉर मी। लवली 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 लवली। तो आप कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कोई भी डिजाइनिंग के टाइम पे आप मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है? जैसे एस्थेटिक हो गया, लाइटिंग हो गया, या फर्नीचर्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है। ये जो आपने जितने भी पैरामीटर बोले, हर पैरामीटर का अपना इंपॉर्टेंस है। प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है क्लाइंट ब्रीफ से। क्लाइंट ब्रीफ आया, आपने कुछ प्लान किया, क्लाइंट डिस्कशन किया, चलो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचे। यस, दिस इज गोइंग टू से, हम एक हाउस की बात करते हैं कि मेरा घर ऐसे बनने वाला है, वी आर रेडी विद द पेपर वर्क। अब जो टेक्निकलिटीज है, जिसमें लाइटिंग इंपॉर्टेंट है, डोर इंपॉर्टेंट है, विंडो इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, फॉल सीलिंग, फ्लोरिंग, हर पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। अब मुद्दा यह है कि आप क्लाइंट को हर लेवल पे कहाँ इन्वॉल्व करते हो, उसके सजेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं क्लाइंट को लिटरली बोलता हूँ, सर ये घर आपके हिसाब से बनेगा, मेरा घर मेरे हिसाब से बनेगा।
मतलब ये फैक्ट है, देयर आर डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। मेरा वे ऑफ वर्किंग है, क्लाइंट को इन्वॉल्व करेंगे तो एक आपको एडिशनल बेनिफिट उसकी राय का मिलेगा, और वो मैं उठाता हूँ उसका बेनिफिट। मैं अननेसली के वर्क में इन्वॉल्व नहीं होता। डिजाइनिंग स्किल पूरी मेरी रहती है विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट। उसका पूरा रोल रहता है मेरे हर डिसीजन में। I decide each and everything, but I always involve my client along in my decision. तो उससे चैलेंजेस नहीं होता है कई बार? होते हैं, यू आर राइट, काफी बार चैलेंजेस होते हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू ट्रीट योर क्लाइंट। आप डे वन से उसकी हैबिट डेवलप कर देते हो, वो आपके साइट के अंदर। मेरे क्लाइंट मेरे से कई बार साइट विजिट ही एक्सपेक्ट नहीं करते। उनको लगता है जो ऑफिस में हमारा हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द साइट विजिट। यस, साइट विजिट कैन बी डन थ्रू द साइट इज नियर। वंडरफुल। तो वो मैच्योरिटी क्लाइंट्स की है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मेरे साथ क्लाइंट काफी पुराने एसोसिएट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने हमेशा बिल्डर प्रोजेक्ट किए हैं। आज वो बिल्डर्स मल्टी स्टोरी भी बना रहे हैं, खुद का हाउस भी बना रहे हैं। तो उस समय से उनको मेरा नेचर पता है, और वो मतलब स्मार्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट में। कई बार वेस्टेज ऑफ टाइम काफी, ऐसा नहीं है सारे क्लाइंट एक जैसे होते हैं, बट आप उनको ट्रीट कर सकते हो, उनको अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। चलिए, मोस्टली तो लोग ये फील्ड के अंदर अवॉइड करते हैं कि क्लाइंट का जितना इंटरवेंशन कम नहीं, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ ना, मेरा टाइम बचाता हूँ। मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट जहाँ होना है। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं ये मैनेजमेंट स्किल और उसमें नहीं घुसता। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं होता हूँ। मैं केवल कंसल्टेंसी करता हूँ। जो मेरी स्किल है, जो मेरी पेंसिल के लिए क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया है, तो मैं वहीं तक सीमित रहता हूँ। मैं लिटरली क्लाइंट को बोलता हूँ, आई एम नॉट गुड इन नेगोशिएशंस। ओके। हाँ, तो मैंने कहा आप प्राइस नेगोशिएशन खुद करो, मटेरियल सिलेक्शन मेरे एंड पे है, लेकिन उससे फर्दर जो टाइम कंज्यूमिंग जो होता है, आई एक्सक्लूड माई सेल्फ फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। तो दिस वे आई सेव माई टाइम एंड क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट दिस। गॉट इट। जैसे आपने बताया हर पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। ट्रू। वैसे लाइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस? लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम हाउस और दूसरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जैसे एक वॉशरूम है, हम मानते हैं नेचुरल लाइट आनी चाहिए जी। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने एक ज्वेलर का घर किया। ज्वेलर ने कहा, शीतल जी मुझे 5 स्टार के टॉयलेट चाहिए। ओके। ये आप नेचुरल लाइट सारी बंद कर दो। ठीक है। तो मेरा सारा डिपेंडेंसी आर्टिफिशियल लाइट पे हो गया जी, और उसका वॉशरूम का इम्पैक्ट अमेजिंग आया। ठीक है, एज एन आर्किटेक्ट मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल वेंटिलेशन नहीं मिला, मैंने मैकेनिकल वेंटिलेशन लिया, नेचुरल एयर नहीं आ रही, लेकिन उस वॉशरूम में जो आर्टिफिशियल लाइटिंग से जो इम्पैक्ट आया है वो अमेजिंग था। और मैं एक बात यहाँ और ऐड करूँ कि आपको क्लाइंट को मैच्योर करना चाहिए। जैसे अभी मार्केट में लाइट इंडस्ट्री में तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, सेम एरिया का डेकोर पूरा बदल देते हैं। आप 80 CRI की लाइट यूज करो, आप 95 CRI की, यू कैन सी द डिफरेंस। आप डाउनलाइटर यूज कर रहे हो, आप COB यूज कर रहे हो, एंड COB में देन आप कितने एंगल की COB ले रहे हो। फिर अभी आपकी इंडस्ट्री में, लाइट इंडस्ट्री में, मेरे ख्याल से फिक्सर 2700 केल्विन से शुरू हो जाता है जी, एंड इट गोज टिल 7000 केल्विन या 6500 7000 तक जाता है। तो वो डिफरेंस है। सेकेंडली फिर ऑटोमेशन आने से और ये सारे एक लाइट फिक्सर जो ऐसा आ रहा है उसमें सारे तो केल्विन मिल रहे हैं और सारे डिमिंग आनी है। तो सेम एरिया लाइट की इंटेंसिटी से बहुत अमेजिंगली चेंज हो रहा है। तो लाइट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने कॉलेज टाइम में हमेशा हर आर्किटेक्ट ने स्टडीज की है, नेचुरल लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई डू एग्री, बट आज की डेट में आर्टिफिशियल लाइटिंग, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो लाइटिंग एंड ऑटोमेशन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है 100%। तो आपके हिसाब से ऑटोमेशन का क्या रोल है आज के मॉडर्न आर्किटेक्चरिंग के अंदर? आज की जो जनरेशन जो प्रोजेक्ट बना रही है, जो हमारे क्लाइंट हैं, सारे यंग लोग हैं एंड ऑल यंग पीपल आर टेक सेवी। और अच्छी बात है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री भी टेक सेवी है, यूजर फ्रेंडली है, मोबाइल ऐप बहुत कन्वीनियंट है। और ये एक्सपीरियंस, कई लोगों को अभी भी फोबिया, ऐसा नहीं है लोग नहीं यार शीतल जी ऑटोमेशन में नहीं जाना। वी यूज टू एजुकेट अवर क्लाइंट
कि एक बार आप एक्सपीरियंस सेंटर विजिट करो, उस बंदे से मिलो, रादर आप जो बोलते हैं ना, आई सेव माई टाइम इन कन्विंसिंग द क्लाइंट, आई आस्क हिम टू विजिट द प्लेस, देन आई कम इन द पिक्चर बट लेटर। तो क्या होता है, वो अपने एंड पे उसने विजिट कर लिया, उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया, फिर उसको रिफाइन में करता हूँ। तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री तो आप समझते ही हैं कि आप जैसे एंटर करते हैं, बहुत बेसिक चीज है, लाइट ऑन हो जाए, और मूड सेटिंग है, इवनिंग में मॉर्निंग में लाइट का अलग आपने एम्बियंस क्रिएट किया, इवनिंग में अलग एम्बियंस क्रिएट किया, वर्किंग एम्बियंस अलग है, पार्टी एम्बियंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेम एरिया की आपने एज पर यूजेज उसको मल्टीपर्पज बना दिया ना, अलग अलग फिक्सर भी नहीं लगा रहे हो आप, केवल आपके जो ऑटोमेशन को ऐड करके, तो इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, सस्टेनेबल ऑल्सो। आप एसी का प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग कर लो कि मॉर्निंग आपका, अगर आप 6:30 या 7 बजे आपका उठने का टाइम है, अराउंड 4:30 या 5 जब थोड़ा शिवरिंग, आपको ठंड लग रहा है, आप टेम्परेचर थोड़ा ऑटो मोड में वो बढ़ जाएगा, सुबह कर्टेन अपने आप खुल जाएंगे, बिल्कुल बाहर की लाइटिंग अपने आप कोई पर्टिकुलर टाइम में अपने आप ऑन हो जाएगी, ऑफ। बहुत यूजर फ्रेंडली है और ये रिक्वायर्ड है, आज ये लग्जरी नहीं है। बट क्या वी एज ए कंसल्टेंट और वेंडर को, लोगों को एजुकेट करके ये इनकॉर्पोरेट करवाने चाहिए हर प्रोजेक्ट। मतलब आप जैसे कह रहे हैं, वैसे हम हर कोई एक स्पेस के अंदर मल्टीपल तरीके से रहते हैं। हाँ। जैसे मॉर्निंग में कुछ अलग तरीके से रह रहे हैं, आफ्टरनून में कुछ अलग तरीके से, इवनिंग में और सोने के टाइम पे कुछ अलग तरीके से है। तो ऑटोमेशन हमें हेल्प करता है उस स्पेस के अंदर आसानी से इवॉल्व होने के लिए, उसका मैक्सिमाइज यूज करने के लिए, उसका बेटर यूज करने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव यूज करने के लिए। तो इट्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे आप बता रहे, आप इतने सारे सेक्टर्स में काम करते हैं, आप 25 सालों से लोगों की स्पेस डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके पास पहली बार भी कस्टमर आया होगा, रिपीट कस्टमर भी आ रहा होगा। तो जब कोई पहली बार कस्टमर आता है, तो क्या ऐसी 2-4 चीजें हैं कि जो आप एडवाइस करेंगे उसको कि ये चीजों के बारे में तो फर्स्ट होम मेकर को ध्यान रखना ही चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ऐसा मानना है, क्लाइंट ब्रीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लाइंट से पहली मीटिंग होती है, कई बार क्या होता है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता उसको क्या चाहिए होता है, तो वी एज ए कंसल्टेंट हमको एजुकेट करना होता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि फर्स्ट मीटिंग में वो ग्रास्प नहीं कर पाए, शायद तो कोई इतना ओपन अप भी ना हो पाए, ओपन अप नहीं हो। लेकिन मेरा मानना है कि मैं फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट ब्रीफ उससे मैक्सिमाइज लेने की कोशिश करता हूँ, और डेफिनेटली फिर हम एक मीटिंग करते हैं नेक्स्ट, उसमें वॉट एवर इज रिक्वायरमेंट समझ के, उसकी लाइफ स्टाइल को समझ के हमने एक डिजाइन रेडी किया। और काफी बार ये होता है, वो डिजाइन कई बार सिरे से खारिज भी हो जाता है। उसकी वजह क्या होता है, क्लाइंट को उस पेपर के बाद पता चलता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट, मैंने गलत ब्रीफिंग कर दी, मुझे ये चाहिए। तो वो टाइम बचाने के लिए क्लाइंट को खुद की रिक्वायरमेंट का सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक होम जो है, आज उसको हम मल्टी फ्लोर के घर बनते हैं, आजकल क्या लैंड प्राइसेस इतनी महंगी हो गई कि आपको काफी रिक्वायरमेंट एक घर में पूरी करनी है। और कोविड के बाद तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई घरों में। आज घर में ही सब कुछ चाहिए उसको, जिम भी चाहिए, होम थिएटर पहले भी बनते थे, लेकिन आजकल हर घर की रिक्वायरमेंट है, क्वांटम बढ़ गया। सेकेंडली, हर घर आजकल मल्टी फ्लोर हो गया, तो उसमें एलिवेटर भी चाहिए जी। तो चीजें बहुत बढ़ गई है जी। फिर जोनिंग करनी पड़ती है कि किस फ्लोर पे क्या रहना है, कहाँ आना है। मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ तो ज्यादा टिकट साइज है, 300 to 400 स्क्वायर यार्ड। आई एम नॉट, बट हाँ ठीक है, बड़े बड़े प्लॉट में भी ये सेम है, क्लाइंट ब्रीफ इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो पहली बार कोई क्लाइंट मीटिंग करने जा रहा है, वो एक क्लाइंट ब्रीफ अगर बेटर रेडी करेगा तो उसको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। मैं इससे थोड़ा मतलब दूसरी जगह पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो वहां पर अगर नहीं बोल पाएगा कि उसको दर्द क्या है, तो शायद डॉक्टर राइट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सेम अगर कस्टमर
आपके पास आ रहा है और वो सही ब्रीफिंग नहीं दे पा रहा है, तो जो पूरा आप डिजाइन तैयार करेंगे वो शायद हो सकता है कि उसके लिए यूजफुल हो ना हो, और फिर जाके उसको अंडरस्टैंड होवे कि नहीं यार मुझे तो ये चाहिए, लेकिन मैंने कम्युनिकेट ही नहीं किया है। ट्रू, मैं आपको बताता हूँ, कोई ड्राइंग बनती है ना, इट्स नॉट कि मैंने इंडिविजुअली बनाई है। आज एक टीम काम करती है, एक सिस्टम काम करता है, और एक क्लाइंट को एक ड्राइंग नहीं समझ, एक पूरा हमको एनवायरनमेंट दिखाना पड़ता है। ये आपके हाउस के लिए हमने ये सोचा है, चाहे उसमें एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, बेसिक ड्राइंग हो गया, तो वो सारी एक्सरसाइज बेकार चल जाती है अगर क्लाइंट ब्रीफ बिल्कुल ढंग से नहीं है। तो क्लाइंट ब्रीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली उसका बजट, भाई उसको डे वन पे देखो प्लस माइनस 10-15% तो आई डू एग्री, लेकिन कोई ऐसे डिमांड नहीं करनी चाहिए जो 1:2 का फर्क हो। तो ये क्लाइंट के एंड पे ही होता है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो बजट उनके दिमाग में फिट होना कि ये मुझे इतना ओपनली डिस्कस करना चाहिए आर्किटेक्ट सर, ये जो आप डिजाइन कर रहे हो इसमें एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं, या मेरा बजट कितना है। तो देखिए इस इंडस्ट्री में बजट की कोई डेफिनेशन नहीं है, कितना भी आप खर्च कर सकते हो, और वो डिजाइनिंग पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। दे आर लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ सॉल्यूशंस जो आजकल काफी पैसा लगता है उनमें। तो क्लाइंट ब्रीफ अगर ढंग से है, क्लाइंट को क्लियरिटी है, तो हम उस प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं और अच्छे सॉल्यूशन पे जल्दी पहुंच सकते हैं। सो मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अबाउट बजट एंड अबाउट कि उसकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली प्लानिंग के टाइम पे क्या मिस्टेक्स हो जाती है? इसके अलावा प्लानिंग के टाइम पे हम लोगों से क्या मिस्टेक हो जाती है? आपसे या क्लाइंट से या किसी से भी, मतलब जेन्युइनली हो जाता है, कोई करना नहीं चाहता है लेकिन प्रोसेस ही उस हिसाब से बन जाता है कि कुछ एरर आ जाता है या फिर कुछ मिस्टेक्स हो जाता है। देखिए ये एग्जीक्यूशन के टाइम अगर हम बात करें, डिजाइन अच्छा हो गया, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम कई बार साइट पे गलत वेंडर या वो अनस्किल्ड है, वहां इश्यूज आ जाते हैं। वो फिर कई ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती है जो रेक्टिफाई नहीं हो जाती, और कई ऐसी चीजें हो जाती है जो हम ठीक कर सकते हैं। मेरा एक जीवन का भी फिलॉसफी है कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इज हैपेंड, आप उसको बदल नहीं सकते। बिल्कुल। और एक और है कि अगर बदल सकते हो तो इस वक्त बदल लो। दोनों बातें बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आगे वो फिर तो वो क्या मिस्टेक है का मतलब नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, अगर कोई पेंट का शेड आपको अखर रहा है, ठीक है मैं तो डिजाइन करके निकल जाऊंगा, क्लाइंट को हमेशा यूज करना है। तो मेरे लिए क्लाइंट के फीलिंग और इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ही इज गोइंग टू रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर हाउस। तो उसको रात दिन वो कलर गलत दिखेगा, मैंने कहा बदलना है अभी बदल लो, बाद में नहीं। तो मिस्टेक्स तो देखो, ये इंडस्ट्री केवल ऑफिस बैठ के ड्राइंग बना ली या क्लाइंट ने पैसे खर्च करके बन गया, लॉट ऑफ अदर पीपल लेबर आर इन्वॉल्व। तो मिस्टेक्स तो इनएविटेबल है, वो होगी। अब आपको उनसे जूझना है और निकल के आना है। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे आप दूर बच रह नहीं सकते हो, बच नहीं सकते, और होगा वो आपको एक्सेप्ट भी करना है। सॉल्यूशन हमेशा निकाल 90, जैसे मैंने आपको कहा मेरी हार्डली कभी साइट विजिट होती है। साइट विजिट मेरे को सॉल्यूशन निकालने के लिए होती है। जो मेरे अगर ड्राइंग एज इट इज एग्जीक्यूट हो रही है उसके लिए कभी हार्डली मेरी साइट विजिट होती है। कभी भी साइट विजिट हो रही है तो कोई लेबर ने मिस्टेक कर दी, उसको अब नई तरीके से सॉल्व करने के लिए राइट वेंडर का भी होना बहुत जरूरी है कि जो डिजाइन हमने किया हुआ है उसको रियलिटी में लेकर आने के लिए उसका होता है। वेरी ट्रू। सो नेक्स्ट 5-10 इयर्स के अंदर आपको क्या लगता है इंडियन आर्किटेक्चरिंग जो है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है? देखिए यंग जो आर्किटेक्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे टेक सेवी हैं, और वो नए जो मटेरियल में एक्सपेरिमेंट हम लोगों से बेटर कर रहे हैं। ओके। और क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग, क्योंकि क्लाइंट ब्रीड भी यंग है। बिल्कुल, ठीक है, और पैसा भी बहुत है, यंग जनरेशन पैसा, कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं। तो रिवॉल्यूशनरी चेंज आ रहे हैं। पहले घर बनाए जाते थे, दादा खरीदे पोता बढ़ते वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आजकल घर बन रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो बहुत रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। ऑटोमेशन इंडस्ट्री, लाइटिंग इंडस्ट्री, एयर कंडीशनिंग, है ना, फर्नीचर तो मान ही लो आदमी फॉर द टाइम बिंग ले रहा होता है। तो इस इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन है, और मटेरियलिटी में काफी इनोवेशन हो चुके हैं। फसाड को लेके मेटल काफी
यूज हो रहा है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो। स्टोन क्लैडिंग के दूसरे सॉल्यूशन आ चुके हैं और फर्दर आएंगे, जो स्टोन जैसे दिख रहे हैं रियल में स्टोन नहीं होते हैं। ओके। हाँ, तो क्या है कि लोगों को फास्ट चाहिए, क्योंकि स्टोन के अलग इश्यूज हैं जी, उसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज्यादा है, लेबर भी इंटेंसिव है। तो इंडस्ट्री में तो 5-10 ईयर्स में रिवॉल्यूशन आने वाला है। जितना अभी तक मटेरियल इंडस्ट्री में काम नहीं है उससे बहुत बेहतरीन काम होने वाला है 5 से 10। आजकल ये एआई, पिंटरेस्ट वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा अंदर आ रही है। कई बार क्लाइंट एक फोटो निकाल के लेके एक आ फोटो नहीं जाता भाई है साहब, 1000 ऑफ फोटो लेके आते हैं क्लाइंट। कि मुझे ऐसा घर बनाना है। तो मैं उसमें सबसे, देखो हर चीज को आप पॉजिटिव वे में लो, लेकिन इन चीजों से नुकसान जो मैंने महसूस किया है, मेरा इन्वॉल्वमेंट जो जिस शिद्दत के साथ मैं एक प्रोजेक्ट में लगता हूँ वो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्योंकि हम अगर उस चीज पे डिपेंडेंट है तो आपका एक डिजाइनर पे तो ट्रस्ट कम हो गया ना। 100%, आप 100%। एक इमेज पे ट्रस्ट कर रहे हो। तो आई आस्क माय टीम, यार ऐसा मांग रहे, ऐसा बना के दे दो, और अदरवाइज मैं कुछ नया क्रिएट करूं, वो पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। सेकेंडली, आदमी एक इमेज ले आता है, हमारे स्पेस में वो फिट ही नहीं होती, फिर भी उसको वो समझ ही नहीं है। उसको समझना पड़ेगा कि एक वॉल्यूमेट्रिक डिफरेंस देखो, लाइट कहाँ से आ रही है वो देखो। जी, आपके जी, सेट ही नहीं होगा और आपका वो बजट ही नहीं है। जी। तो लेकिन बट पिंटरेस्ट काफी समय में, काफी केसेस में तो डिसीजन मेकिंग में फास्ट भी हो जाता है। दोनों तरीके हैं, देखो हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। मेरे केस में इसके इक्वल हैं। मेरे केस में मुझे पर्सनली नेगेटिव ज्यादा लगता है, क्योंकि मैंने मेरा काम करने का तरीका बताया है कि मैं इन्वॉल्व होके काम करता हूं, तो मैं कुछ हद तक उस प्रोजेक्ट से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज पैरामीटर। हमारा और क्लाइंट के बीच जो ट्रस्ट है वो इस पे आने से, ठीक है क्लाइंट के लिए एक कम्युनिकेशन का ये मीडियम है, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये रहे तो ही ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट दे आर फुली बेस्ड ऑन पिंटरेस्ट, वो गलत है। अब वो एक रेफरेंस के लिए देख लिया, वो अलग बात हो गया। हाँ। लेकिन फिर उसी पे जिद पे आना हाँ, कि नहीं मेरे कि पास मुझे ऐसे यही ऐसे चाहिए, लोग हैं कि मेरे को सेम ये चाहिए, देन वो गलत हो जाता देन है। व्हाट्स द पॉइंट टू हायर एन डिजाइनर? ट्रू। अगर आप फोटो से ही निकाल के करना चाहते, देन आई आल्सो बिलीव दैट कि देयर इज नो सेंस टू हायर एन डिजाइनर। देयर इज नो पॉइंट। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं शीतल जी जो आपके कोर वैल्यूज के अंदर है या कोर प्रिंसिपल्स के अंदर है, जो आपको हर रोज एक एनर्जी देता है कि नहीं चलो यार आज फिर एक कुछ नया क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं? देखो मेरा ऐसा मानना है बॉस, नई क्रिएटिविटी करने के लिए आपको कुछ सिस्टम बनाने पड़ते हैं। तो मैं दिस वे आई एम ब्लेस्ड, मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है। मेरे पास आज भी 25 साल पुराना स्टाफ है। ही इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन माय ऑफिस। 25-year-old यस staff in this field. जिस दिन मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई थी उस दिन से वो मेरे साथ है, तो ये अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। तो ऐसे लोगों का बेनिफिट ये मिलता है। मैं डेलीगेशन में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं काम सीधा डेलीगेट करता हूँ एंड मैं लोगों को परफॉर्म करने का मौका देता हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली छोड़ देता हूँ, लेकिन अब इतना समय हो गया, मेरे जितना उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मेरे क्लाइंट उनको डायरेक्ट फोन करते हैं, उनको डायरेक्ट साइट विजिट करते हैं और डायरेक्ट ड्राइंग इशू करते हैं। हर चीज स्मूथ है। तो क्या होता है, आप मेंटली फ्री हो, क्रिएशन के लिए टाइम मिल गया ना आपको। अगर आप ये डे टू डे की एक्टिविटी में इंडल्ज हो तो क्रिएटिविटी कहाँ से करोगे? आप तो उसी में भागदौड़ में लगे हुए हो। तो आई माई सेल्फ इज फ्री इन ऑल दोज पिटी थिंग्स। जो छोटी मोटी चीजें हैं वो मेरे ऑफिस में हैंडल हो जाती है। मेरा मेन समय जाता है मटेरियल सिलेक्शन, क्लाइंट मीटिंग, तो उससे मैं कोई चीज को इन्वॉल्व करता हूँ। तो दिस वे क्रिएटिविटी इज पॉसिबल। लवली, मतलब ट्रस्ट और डेडिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप अपनी टीम के ऊपर कर रहे हैं, और वो सामने की तरफ आपको फ्रीडम दे रहा है कि जिस क्लाइंट ने आपके ऊपर भरोसा किया है उसके साथ आप आसानी से अवेलेबल हो सको। तो आपने जो ये इसमें जो क्रस्ट निकाला, मुद्दा ये है, मैंने ट्रस्ट मेरे क्लाइंट ने जो मुझे किया, मैंने मेरे टीम पे ट्रस्ट किया, तो उससे क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल हो गई। लवली।
आप जैसे ट्रिपल आईडी के चेयरमैन रह चुके हैं पास्ट 21 से 23 में, और आपका जर्नी तो बहुत सालों पहले शुरू हो गया ट्रिपल आईडी का। तो ये कैसे रहा आपका पूरा ये जर्नी, कितने साल का ये देखिए जर्नी मेरी था लाइफ में मुझे लगता है ट्रिपल आईडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। 2011 में जयपुर ने फर्स्ट नेटकॉन ऑर्गेनाइज किया था, और वो अभी तक का बेस्ट नेटकॉन है। हम तो इसलिए बोलेंगे जयपुर ने किया था, बट बिल्कुल। ऑल अदर चैप्टर ऑल्सो रिमेम्बर दैट नेटकॉन। तो उस नेटकॉन में मैं रजिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, वहां से मेरी ट्रिपल आईडी की जर्नी शुरू हुई। तो उस समय मुझको इम्पोर्टेंट की रोल मिला था, जो भी नेटकॉन के गेस्ट हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल था। उसके बाद धीरे धीरे मैं मेन कमिटी में रहा, इन्वॉल्व रहा। 2016 पे डिजाइन यात्रा एक 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम था जो पैन इंडिया रन हुआ था। एक महीने का 15 डेज का लेग जयपुर में था उसका मैं कन्वीनर था 2016 में। और उसके अलावा 2018 में असाइड हुआ, उसमें मेरा रोल इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा जो भी नेटकॉन हुए हैं, चाहे वो इंदौर में हुए हो या गोवा में हुए हो या जहां भी हुए, मैं हर जगह मैंने नेटकॉन में पार्टिसिपेट किया। फिर नेटकॉन की कैपेसिटी में जॉइंट सेक्रेटरी रहा, चेयरमैन इलेक्ट रहा और चेयरमैन रहा। इस पूरे जर्नी में जो मैं चेयरमैन रहा, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें हमने जयपुर के लिए एक नया क्रिएटिव जो मोस्ट सक्सेसफुल आर्किटेक्चरल इवेंट किया हमने, IIDC 2023, वो कंसीव ही उसी टेन्योर में किया था और विद इन ए स्पैन ऑफ 1 मंथ हमने उसको एग्जीक्यूट किया। एंड वो इवेंट अमेजिंग इवेंट रहा। सारे हमारे फेलो चेयर और पूरी NEC और इवन जयपुर के जितने मेंबर्स, जो वेंडर उसका पार्ट बने, उन सबका ये मानना है कि ऐसा इवेंट इससे पहले नहीं हुआ। No, I was part of that Yeah, event. I know. So I can tell you that platform is immense platform for the companies कि जिनको मार्केट में एंटर होना है। नॉर्मली हमारे पास रास्ते नहीं होते कि अगर बिंग कहीं बाहर की कंपनी है, जयपुर की नहीं है, और उसको जयपुर के अंदर आना है, तो वो कैसे आए, लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे इंटीरियर डिजाइनर्स तक पहुंचे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू पर्सनली कि ये प्लेटफॉर्म ट्रिपल आईडी और आपके कार्यकाल के अंदर डेवलप हुआ, जिससे आज भी हम सबके लिए बहुत सारे रास्ते वहां से नए खुले हुए हैं। देखो उसमें भी थंब रूल यही रहा, ट्रस्ट एंड डेलीगेशन। मेरी टीम बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मैंने उन पे ट्रस्ट किया और काम डेलीगेट किया, एंड यू हैव सीन द रिजल्ट 100%। और आज मुझे पता लगा कि वो 1 महीने में प्लान किया हुआ इवेंट था। केवल 1 महीने में हमने प्लान किया। जनरली एग्जीबिशंस इवेंट्स टेक्स मिनिमम 3 to 6 months ऑफ टाइम, और उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें फ्लॉज आते हैं, बट 1 मंथ के अंदर प्लान हुआ था। अगर आपको 6 महीने मिलते तो क्या क्या कर सकते थे? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, हमने 1 महीना मिला ना तो उसको एज ए चैलेंज लिया, और टीम ने सपोर्ट किया, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका जब भी कभी भी एज अ विजिटिंग लेक्चरर, गेस्ट लेक्चरर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उसके पीछे का आपका क्या एक मोटिव होता है कि क्या? देखिए 2 पर्पज हैं, जाना चाहते हैं। 2 पर्पज हैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाने का। एक, आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, यंग जो फेलो आर्किटेक्ट डिजाइनर उनसे उनको कुछ सिखा सको, और लालच ये होता है उनसे सीख सको। क्योंकि आप कहाँ से सीखोगे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और जब मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जानता हूँ तो मैं, आप सोच नहीं सकते, मैं पूरे जो मैं केवल डिजाइन क्लास लेता हूँ, आर्किटेक्चरल डिजाइन, तो उसमें आई ओनली टॉक अबाउट डिजाइन पैरामीटर। और एक बात मैं बताऊं, डिजाइन इज ऑलवेज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट। आप कभी किसी डिजाइन को, ये डिजाइन अच्छा है, या कोई एक जो भी डिजाइनर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट, वो एंड ऑफ द डे डिजाइनर है, वो उसका डिजाइन है। तो मेरा ऐसा मानना है, उसने कुछ सोच के वो पेपर आपको बनाया, उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू ऑनर दैट डिजाइन। तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है ना, तो वो लाइफ में आगे जाता है, पहली बात। दूसरी बात, डिजाइन कभी गलत नहीं होता, डिजाइन में कमियां हो सकती है, आप कमियां आइडेंटिफाई कर सकते हो और
उसको ही पूछ सकते हो कि इससे और बेटर क्या सॉल्यूशन हो सकता है, रादर देन यू आर प्रोवाइडिंग हिम सम सॉल्यूशन। वो खुद इवॉल्व करे सॉल्यूशन, कि उसको लाइफ लॉन्ग तो यही करना है ना। आप रेडीमेड सॉल्यूशन एज ए फैकल्टी दे दोगे तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम उसको उसमें से ही निकालना होता है। तो वो जो डिस्कशन होता है, आई ऑलवेज आस्क देम, ये आपने बनाया, इसका और क्या ऑप्शन हो सकता है, और क्या ऑप्शन हो सकता है, इसको ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, रादर देन सेइंग इसको ऐसे कर लो। नो, लेट हिम इवॉल्व, उसको निकालने दो डिजाइन। तो वो काफी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग हमारा कन्वर्सेशन होता है। आई ऑलवेज एंजॉय दैट। लवली, आज मैं एक नई चीज सीखा कि डिजाइन कभी सही या गलत नहीं कभी होता नहीं है। होता, हाँ। डिजाइन के अंदर कमियां हो सकती है लेकिन वो गलत नहीं हो सकता एक है। डिजाइनर ने बनाया, कुछ सोच के बनाया, जी, ही may have skipped some पैरामीटर, वो याद दिला दिया जा सकता है, लेकिन आप उसमें सॉल्यूशन दे रहे हो, उससे बेटर है वो खुद उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन निकाले। अब किसी टेक्नोलॉजी का आपके पूरे डिजाइनिंग या फिर एग्जीक्यूशन के अंदर ऐसी कोई चीज है कि जिसके देखिए, साथ आप हम लोग रहना चाहते हो? टोटल मैनुअल वर्किंग होती नहीं है, सारी कंप्यूटर कैड की वर्किंग है। कैड में नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, बिम आ रहा है, रेविट है, तो हम टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का तो कंप्लीट यूज कर ही रहे हैं फॉर आवर ड्राइंग। फिर आजकल 3D एनिमेशन दिखाया बिल्कुल। जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट रोल है। आजकल VR टेक्नोलॉजी हो रही है कि पूरा वो विजुलाइज कर ले क्लाइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन डिजाइनर को ये टेक्नोलॉजी कितनी हेल्प करती है उसका आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो है, उसके बिना तो आप कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। क्लाइंट के परसेप्शन के लिए टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करूं, बिल्डिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में काफी चीजें आउटसोर्स होती जा रही है, साइट पे वर्क कम से कम होता जा रहा है। तो वहां टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जितना फास्ट हम वर्क एग्जीक्यूट कर पाए। तो जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर है, किचन्स है, वार्डरोब्स है, पूरा फर्नीचर है, ये कंप्लीट आउटसोर्स हो रहा है। आपकी ओपिनियन में आने वाले टाइम पे जो हमारा इंडियन आर्किटेक्चरिंग है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा आने वाले कुछ 5, 10, 15, 20 साल में? ये कैसे हम सारी सोसाइटी को लाइफस्टाइल के मामले में कहिए या फिर आप मॉडर्न बिजनेस स्टाइल्स के बारे में कहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जैसे वर्ल्ड में हांगकांग बहुत, वहां पे लैंड प्राइसेस बहुत हाई है, फ्लैट जी। प्राइसेस बहुत हाई है जी, तो वहां पर मॉड्यूलर रूम्स, मॉड्यूलर वॉशरूम्स, मॉड्यूलर किचन्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैबिट में आ चुके हैं कि एक रिमोट से वो वॉल रिमूवेबल वॉल्स हो जाती है, लॉन्च रूम है वो बेडरूम में कन्वर्ट हो जाता है, किचन को एक कैबिनेट की तरह वो बंद कर देते हैं। अच्छा। इवन भाई एक तरह से देखा जाए तो काफी एरिया का यूज लिमिटेड है, उसके बाद वो वेस्टेज है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के यूज से हम उसके यूजेस बढ़ा सकें। जो काम आप 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में कर रहे हो, जी। उसके मॉड्यूलर फर्नीचर, मॉड्यूलर पैरामीटर को यूज करके 1000 स्क्वायर फीट में वही आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो आप काफी लोगों को, डेंसिटी सिटी को, और काफी उस डायरेक्शन में काम कर सकते हो। और ये सब गवर्नमेंट इंटरवीन करे, ऐसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, तो ये पॉसिबल है। हांगकांग में हो रहा है ये काम। जैसे आपने बताया कि वहाँ लैंड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, स्पेस कम होती जा रही है। वैसे इंडिया के भी बहुत सारे अब सिटी है जहां पर लैंड प्राइसेस बहुत हाई है और अब स्पेस भी नहीं है एक्सपेंशन के लिए। वहां के लिए तो डेफिनेटली इस तरीके की कुछ टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए, जिससे जो काम हम 1000 स्क्वायर फीट में कर सकते हैं उसके लिए 3000 स्क्वायर फीट का क्यों यूटिलाइजेशन करना। और वो हो रहा है अभी। जी जी, और बाकी के कुछ लोगों के लिए वो स्पेस को अवेलेबल किया जाए। हाँ, तो जिस पर्टिकुलर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मान लें 3000 की यूनिट बन रही है, वहां 1000 की बने तो हम 3 टाइम्स लोगों को सर्व कर सकते हैं सेम कंस्ट्रक्शन एरिया में। बिल्कुल। तो दिस वे उनको इकोनॉमिक्स अचीव होती है, एनवायरनमेंट पे लोड कम आता है, सस्टेनेबिलिटी अचीव होती है, तो सारे एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इकोनॉमिक्स अचीव होती है, उसकी पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। ये अभी एक्सपेंसिव है, बट आपने देखे ही होंगे जैसे सोफा कम बेड हो गए। सोफा को लोग यूज करने के बाद वर्टिकल उसको बेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, या बेड भी हो गया तो उसको स्टडी टेबल में कन्वर्ट कर दिया, हैंग कर दिया। वार्डरोब है, यूज के बाद उसको स्लाइड कर दिया, सो दैट लॉन्ग। तो ये सब पैरामीटर
फ्यूचर में इन है, काफी इनोवेशन होने वाला है। सो आपके ये 25 इयर्स के इतने वास्ट एंड इमेंस एक्सपीरियंस के बेस पे आप जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा सिंगल यही एडवाइस है, ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू योर प्रोफेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आप अपने क्लाइंट को बेस्ट दो, अपनी पूरी एनर्जी से दो, और हर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेवर रन फॉर मनी, डू योर बेस्ट, काम अच्छा करो, पैसा अपने आप आएगा। डू योर बेस्ट। कई सारे लोग इसी में उलझ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है उनको डिसीजन लेने के लिए कि मैं डिज़ाइन के पीछे जाऊं, प्रॉफिट के पीछे जाऊं। तो उसमें आपको कैसे हेल्प मिलती है डिसीजन लेने के लिए कि मैं कौन सी डायरेक्शन पे आगे बढ़ूं? भी मुद्दा क्या, आप काम अच्छा करते चलो ना, काम बोलता है, और काम करने से आप इंटरनल पीस मिलती है, यू गेट सेटिस्फाइड योरसेल्फ। राइट। तो इम्पोर्टेंट वो है कि आप पैशनेटली तो करोगे काम। बिल्कुल। आपका इफ यू फील गुड, आप अच्छा स्पेस क्रिएट कर रहे हो, वहाँ ऑक्यूपेंट खुश हैं, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है, आपने बहुत अपना काम कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो शीतल जी, थैंक यू सो मच आज हम सबके साथ, पूरी इंडिया की ऑडियंस के साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट द क्लाइंट, अबाउट द इंडस्ट्री। आई एम प्रिटी मच ऑनर्ड अबाउट यू कि आपने ये हमारी पूरी ऑडियंस को इतने अच्छे से सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हेल्दी डिस्कशन करने में अच्छा लगा। आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।